तो आज हमारे सामने प्राचीन भारत के एक बहुत ही प्रभावशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से जुड़े कुछ नोट्स और ऐतिहासिक विवरण हैं। चलिए इनमें जरा गहराई से उतरते हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत हमें चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना से लेकर फिर अशोक के शासन और अंत में साम्राज्य के सिमटने तक की एक पूरी कहानी बताते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है संस्थापक से ही होगी। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से। करीब 322 ईसा पूर्व की बात है। उन्होंने चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी मदद से उस समय के शक्तिशाली नंद वंश के शासक धनानंद उनको हराया था। और ये सिर्फ एक राजा को हटाना भर नहीं था, ये असल में एक बहुत बड़े एकीकृत साम्राज्य की नींव रखने जैसा था। ऐसा पहले नहीं देखा गया था। और उस समय का जो राजनीतिक माहौल था उसने भी शायद थोड़ी मदद की होगी। मेरा मतलब है जैसे सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिम में एक तरह का खालीपन सा आ गया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चंद्रगुप्त ने उस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। पहले उत्तर पश्चिम पर कब्जा किया और फिर सिकंदर के ही एक सेनापति थे, सेल्यूकस निकेटर, उनसे संधि कर ली। अच्छा, वो संधि, उसमें क्या शर्तें थीं? हाँ, वो संधि भी काफी दिलचस्प है। सिंधु नदी के पश्चिम का एक बड़ा इलाका मौर्यों को मिल गया। बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें कहते हैं 500 हाथी दिए थे। 500 हाथी? हाँ, और एक वैवाहिक संबंध भी बना था उनके बीच। तो मतलब देखते ही देखते हिमालय से लेकर दक्षिण में और उधर बलूचिस्तान से लेकर पूर्व तक एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाना ये कैसे मुमकिन हुआ? यहीं पर देखिए मौर्य प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो सामने आती है। माना जाता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इसका एक तरह से आधार था। सिस्टम काफी सेंट्रलाइज था, मतलब केंद्रीकृत। राजा सबसे ऊपर था, पर ऐसा नहीं कि वो अकेला फैसले लेता था। वो मंत्रियों से सलाह लेता था और जैसा बाद में अशोक के शिलालेखों से भी पता चलता है, जनता से जुड़ा रहता था। अब प्रशासन चलाने के लिए खास अधिकारी भी होते होंगे। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण अधिकारी थे। जैसे एक समाहर्ता होता था जो रेवेन्यू मतलब राजस्व देखता था, और एक सन्निधाता जो खजांची यानी कोषाध्यक्ष था। अच्छा, और अर्थव्यवस्था, मतलब पैसा कहाँ से आता था इतना सब चलाने के लिए? देखिए, मुख्य आधार तो खेती ही थी। उपज का करीब मान लीजिए चौथा या छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है। पर राज्य की आय के और भी स्रोत थे, जैसे माइनिंग यानी खनन, शराब बनाना, हथियार बनाना। इन सब पर स्टेट की मोनोपोली थी, मतलब राज्य का एकाधिकार। व्यापार वगैरह भी होता होगा? हाँ, व्यापार भी खूब होता था। गंगा नदी का रास्ता बहुत महत्वपूर्ण था और हिमालय के दर्रों से भी व्यापार चलता था। मुद्रा के तौर पर पण नाम का एक चांदी का सिक्का चलता था। इसी समय में वो मेगास्थनीज भी तो आए थे भारत, सेल्यूकस के राजदूत। हाँ बिल्कुल। और उनकी किताब इंडिका, हालांकि अब वो पूरी तरह से मिलती नहीं है, हमें उस समय की एक झलक देती है। वो पाटलिपुत्र, जिसे वो पलिबोथरा कहते थे, उसकी भव्य किलेबंदी का जिक्र करते हैं। लकड़ी की दीवारें, 570 टावर। अरे वाह! उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में भी बांटा था, दार्शनिक, किसान, सैनिक वगैरह वगैरह। पर उनकी एक बात थोड़ी अजीब सी लगती है। वो कहते हैं कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। ये तो बाकी स्रोतों से मेल नहीं खाती है ना? सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कभी-कभी जो बाहर से आता है उसकी समझ शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाती। हो सकता है उन्होंने जो देखा या समझा वो पूरे साम्राज्य की असलियत ना हो। खैर, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए। उनके बारे में क्या खास पता चलता है हमें? बिंदुसार ने साम्राज्य को और दक्षिण की तरफ बढ़ाया, शायद कर्नाटक तक। यूनानी स्रोतों में उन्हें एक नाम दिया गया है, अमित्रुचेत्स। अमित्रचेत्स, इसका मतलब? इसका मतलब शायद शत्रुओं का नाश करने वाला रहा होगा। उन्होंने आजीविका संप्रदाय को भी समर्थन दिया था और पश्चिम के राज्यों जैसे सीरिया और मिस्र, उनसे डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए रखे। उनके दरबार में देइमाकस और डायोनिसस जैसे राजदूत भी आए थे। और फिर आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक। उनके बारे में तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, खासकर वो कलिंग युद्ध के बाद जो बदलाव आया। बिल्कुल, बिंदुसार के बाद गद्दी के लिए शायद कुछ संघर्ष हुआ और फिर अशोक राजा बने। शुरुआत में उनकी छवि शायद उतनी शांतिप्रिय नहीं थी। कुछ स्रोत उन्हें चंडासों का यानी क्रूर अशोक भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ वो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, कहते उस युद्ध में इतना खून खराबा हुआ कि उससे उनका मन बिल्कुल बदल गया।
हाँ बिल्कुल। कहा जाता है कि युद्ध की जो भयंकरता थी उसे देखकर उन्हें बहुत गहरा पछतावा हुआ और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसमें भिक्षु उपगुप्त का प्रभाव माना जाता है और यहीं से उनकी धम्म नीति की शुरुआत हुई। ये धम्म क्या था असल में? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। अशोक का धम्म सीधे तौर पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था। ये एक तरह की नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। मतलब इसमें अहिंसा, सहिष्णुता, बड़ों का आदर करना, सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करना, यहाँ तक कि जानवरों के प्रति दया रखना, इन सब बातों पर जोर था। उन्होंने खुद कहा कि अब भेरी घोष यानी युद्ध का नगाड़ा नहीं बजेगा, अब धम्म घोष यानी नैतिकता की पुकार होगी। और इन विचारों को उन्होंने अपनी प्रजा तक पहुंचाया कैसे? शिलालेखों के जरिए। ये बहुत अनोखा था। उन्होंने पूरे साम्राज्य में जगह जगह चट्टानों पर, स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। इन्हें धम्म लिपियां भी कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है। इन लेखों में उन्हें देवानाम्पिया यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदस्सी यानी प्रियदर्शी जैसी उपाधियों से बुलाया गया है। और ये लेख सिर्फ एक भाषा में नहीं, प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक जैसी कई भाषाओं में मिलते हैं। अच्छा, मतलब जहां जैसी जरूरत थी वैसी भाषा में? हाँ, जो साम्राज्य की विविधता को दिखाता है। और उनका जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध और उनके हृदय परिवर्तन का खास तौर से जिक्र है। उन्होंने बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए भी तो काम किया था, जैसे वो तीसरी बौद्ध संगीति। हाँ बिल्कुल, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और वहीं ये फैसला हुआ कि बौद्ध धर्म को भारत से बाहर, जैसे श्रीलंका, मध्य एशिया, इन जगहों पर फैलाने के लिए मिशनरी भेजे जाएंगे। इतना प्रभावशाली साम्राज्य, इतने ऊंचे नैतिक आदर्श, फिर इसका पतन कैसे हो गया, ये समझ नहीं आता। हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो शायद उतनी योग्य नहीं थे। साम्राज्य भी शायद पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बंट गया था। पतन के कई कारण गिनाए जाते हैं। एक तो ये कि जो इतना सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमजोर शासकों के हाथ में बिखरने लगा। शायद अर्थव्यवस्था पर भी भारी खर्च का दबाव पड़ा हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धम्म नीति की वजह से सेना पर ध्यान कम हो गया। और जाहिर है, इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एक साथ बनाए रखना हमेशा ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अंत कैसे हुआ इसका? करीब 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने दी। ओह। हाँ, और वहीं से शुंगवंश की स्थापना हुई। इस तरह भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त ने एक अभूतपूर्व साम्राज्य की नींव रखी, बिंदुसार ने उसे संभाला और फैलाया, और फिर अशोक ने उसे एक बिल्कुल नई नैतिक दिशा देने की कोशिश की। लेकिन आखिर में हर बड़ी संरचना की तरह इसमें भी कमजोरियां आईं और ये ढह गया। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या मौर्य साम्राज्य का पतन सिर्फ अंदरूनी कमजोरियों का ही नतीजा था या बाहरी ताकतों का भी इसमें कोई हाथ था? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अशोक की जो धम्म नीति थी, जिसने शांति और नैतिकता पर इतना जोर दिया, उसने कहीं न कहीं अनजाने में साम्राज्य की जो सैन्य ताकत थी या विस्तार करने की जो प्रवृत्ति थी, उसे कमजोर कर दिया, जो शायद उस दौर में लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी रही हो? ये ऐसे पहलू हैं जिन पर इतिहासकार आज भी विचार विमर्श करते हैं।